हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लोहे की। और लोहे के अंदर हम धनबाद और स्टील ट्रेडर जो भी बनकर बैठे हैं ना, तो वो हमारा तो एक ही चीज़ है। तो हम लोहे को उतना ही जानते हैं जितना आपने ये बताया कि कैंसो बासीपुर में कोयला धनबाद से निकला था और वहीं से भी लोहा भी निकलने लगा। आगे नहीं पता हमें कुछ, लेकिन हमारे जो स्टील ट्रेडर भाई साहब है यहाँ पे, ये हमें सब बताने वाले हैं। तो हम स्टील ट्रेडर भाई साहब को देना चाहेंगे। आज हम जनरल पब्लिक की तरह ऐसे चिप्स खाते खाते इनसे बस क्वेश्चन पूछेंगे लाइफ में कैसे चल रही है लाइफ और कैसा चल रहा है लोहा। हाँ, तो बेसिकली क्या है, कुछ अभी आपको बेसिक अपडेट्स देते हैं स्टील के ऊपर। स्टील के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी जल्दी से गिरने लगे हैं, बहुत ही स्टीपली गिरने लगे हैं। आपको एक चार्ट भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, जहाँ पे स्टील के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा ही एकदम से गिरने लगे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा स्टील इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, और चाइना से जितना स्टील इंपोर्ट हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा स्टील वियतनाम से आ रहा है। उसका रीजंस क्या है, किस और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं स्टील इंडस्ट्री में, और कहाँ का आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस डाउनटर्न को ध्यान रखते हुए, वो सब हम अभी आपको थोड़ा बताएं। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, चार्ट दिखा देते हैं आपको फटाफट। ये सॉरी, फर्स्ट ये है कि इंडिया का वियतनाम के साथ में एक एफटीए है। वो बेसिकली क्या है, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। उससे क्या होता है कि हर साल चाइना से जो शिफ्ट हो रहा है फिनिश स्टील, वो वियतनाम के थ्रू आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन है, जो बेसिकली खुद का स्टील बनता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि क्या हो जा रहा है वहाँ पे, उनका जो आपको कुछ वीडियोस पहले हमने बताया था कि वहाँ का जो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो अब क्या हो गया है कि उनका जो एक्सेस स्टील कैपेसिटी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चार्ट में, कि वहाँ पे जो डिमांड है स्टील का वो बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, जैन से जुलाई में वो पीरियड होता है जब मैक्सिमम ये लोग अपना जो स्टील प्रोड्यूस करते हैं चाइना के अंदर में, और जो बाकी का जो पीरियड होता है, जो जुलाई से दिसंबर का टाइम होता है, वो कंपेरेटिवली इनका स्लोअर पीरियड होता है, कि ठंड आ जाता है और भी काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन्हें खुद का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, कि चाइनीज न्यू ईयर आता है, कंस्ट्रक्शन भी धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, इस साल ऑल टाइम हाई स्टील प्रोडक्शन होने वाला है चाइना में। उसका रीजन क्या है, उनके पास कंजम्पशन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि सारा कुछ ही बेचना पड़ेगा उनको। और अगर आप एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देखेंगे, मंथली चार्ट अगर आपको दिखाऊंगा, तो स्टील के प्राइसेस 5600 जो ये इंडेक्स है, ये अगर आप देखिए, स्टील फ्यूचर्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, काफी हाई था और अब टेपर ऑफ करने लग गया। इससे का क्या कहने का मतलब है कि जो डिमांड है वो फॉल करने लग गया धीरे धीरे। एक और जो मेजर प्रॉब्लम है जो स्टील का, वो है कि एक्सटर्नल डेट जो है, जो चाइना दूसरे कंट्रीज को वो करता है, वो देखिए कितना ज्यादा है, 3% उन लोग इकोनॉमीज का। सो अब एक्सपोर्ट भी जहाँ करेगा ना, वो अब खुद के जहाँ डेट दे रहा है वहां नहीं कर सकता, उसको कोई और जगह एक्सपोर्ट करना होगा जहाँ पे उसका डेट नहीं है, जैसे इंडिया, जैसे यूएस, यूरोप। वो लोग क्या कर रहे हैं, खुद की जगह वियतनाम के थ्रू फनल कर रहे हैं उसको, क्योंकि हर जगह चाइना में रिस्ट्रिक्शन लग जा रहा है, तो थर्ड कंट्री के थ्रू वो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो स्टील मेकर है उस पर हार्श विंटर बोला जा रहा है। हार्श विंटर का यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि वो लोग अभी आने वाला 1-2 साल उस इंडस्ट्री को रिकवर होते हुए देख ही नहीं रहे। उसका मतलब क्या है, इंटरनल डिमांड अगर पूरा ही खत्म हो जाएगा, उससे क्या होगा, एक्सटर्नल भेजना ही पड़ेगा आपको। जो एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है, होता ना धनबाद जी के साथ में पहले वीडियो बनाया, ऊपर लिंक कर देंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि स्टील जो डिमांड है वो भी अब 2.3% के हिसाब से गिर रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ग्रोथ इकोनॉमीज बहुत कम बचे हैं। इंडिया को भी अगर आप देखें, इंडिया का 2024 का जो फोरकास्ट है ग्लोबल स्टील डिमांड का, वो कम हो गया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या, स्लो डाउन हो रहा है यहाँ पे भी, पोस्ट इलेक्शन स्लो डाउन है, बांग्लादेश में अनसर्टिनिटी है, पाकिस्तान तो आपको पता है ये डूबत में ही है। उसके बाद अगर आप चाइना को देखिए, चाइना का जो स्टील का डिमांड है वो 0% हो गया है 24 में, क्योंकि उनका एकदम ही नेट, उनका ग्रोथ हो ही नहीं रहा है उसमें, जितना कॉन्स्टेंट है उतना ही है। और साथ में अगर आप देखिए, जापान, कोरिया, सिर्फ यूएस ही है जहाँ पे उनका डिमांड बढ़ेगा आने वाले टाइम में। यूरोप, अदर यूरोप स्ट्रांग है और यूरोप काफी स्ट्रांग है। तो जो एक्सटर्नल डिमांड है वो सारा यूरोप, यूके इस तरफ जा रहा है। उसका रीजन क्या है, इतना दिन से उनका डिमांड स्टैग्नेटेड था और बढ़ नहीं रहा था, अब एकदम से एकदम पुश आ गया और वो एकदम से स्टील निकल रहा है। स्टील सिर्फ चाइना नहीं भेजता है, स्टील यूक्रेन, रशिया भी एक्सपोर्ट करता है, और उनका भी माइनस में डिमांड है तो वो भी भेज रहे हैं, चाइना भी भेज रहा है, इंडिया भी स्टील एक्सपोर्ट कर रहा था। तो एकदम से क्या हो गया ना, एक्सेस सप्लाई हो गया है। जैसे ऑयल में एक्सेस सप्लाई होने से प्राइसेस फॉल करने लग जाते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस है ना वो गिरने लग गए। अब आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो ये है स्टील मॉनिटरिंग इंडेक्स, होता है ना, ये सरकार की तरफ से डेटा आता है। जी जी, स्टील ट्रेडर भाई साहब, पहले आप ये जानने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर करिए जो कि आया है इसमें, तो मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा क्लैरिटी और देगा, जो कि है कि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों ने बाहर भेजना चालू कर दिया, इंटरनल डिमांड ना होने की वजह से, लोग प्रोडक्शन कट क्यों नहीं कि पुराने कम कर दो, आर्टिफिशियली तो इन्फ्लेट कर सकते हो ना प्राइसेस। ऑयल में भी सेम चीज हुई थी, डायमंड में सेम चीज। तो बेसिकली स्टील को जनरली प्रोडक्शन कट नहीं करते हैं,
उसका रीजन क्या है कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर में, वो लोग सभी स्टील वाले क्या करते हैं, उनका एक सप्लायर नेटवर्क होता है, उनका फिक्स है, उनको उतना माल बेचना है और आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप उसके डीलर हो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। अब जैसे कोविड में क्या था, कोविड में सप्लाई बिल्कुल भी नहीं था, पर तभी भी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल जो सरकारी कंपनी है, जितने भी कंपनी है, आर्सेनल मित्तल, इनको अपने डीलर्स को बेचना ही पड़ रहा था 55-60 रुपए के भाव में। पर जबकि डीलर और मार्केट का जो रेट था वो 70-80 रुपया था, तो जो भी प्रॉफिट था वो डीलर का था, पर इनका तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स था, तो ये लोग प्राइसेस को राइज नहीं कर सकते और सप्लाई को कट नहीं कर सकते, तो इनका काम है प्रोडक्शन को चर्न करते रहना। तो आज जब एकदम से मार्केट में इतना सप्लाई आ गया है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया है, तभी भी सेल और ये सब सप्लाई काटेंगे नहीं, अनटिल अनलेस मेजर पेन पॉइंट आने लग जाए, जब डीलर लोग लेना ही बंद कर दे। देखिए डीलर लोग के पास भी बहुत कैश फ्लो होता है, ऐसा नहीं कि वो लोग एकदम से 2-4 महीना खराब संभाल नहीं सकते। प्रॉब्लम कब होगा, जब ये 6-8 महीना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, एकदम बहुत ज्यादा ये होता है ना, ये एस्केलेट करने लग जाए और स्टील का प्राइसेस 40 रुपीज केजी हो जाए, तो तब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एकदम से क्या हो जाएगा, वो प्राइस राइज इतना ज्यादा हो जाएगा, वो पोसाएगा नहीं किसी की भी, सॉरी प्राइस फॉल इतना ज्यादा हो जाएगा, कोई भी ट्रेडर उतना लॉस ले नहीं पाएगा। फिर उसको अपना जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, सेल, आर्सेनल मित्तल, जेएसडब्ल्यू, किसी के साथ भी, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना एक डीलर के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना एक डीलर के लिए बहुत शर्म का बात है, क्योंकि उसके बाद उसको कोई भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं इतना जल्दी से, क्योंकि सब कंपनीज लॉन्ग टर्म डील्स देते हैं। अब प्राइस ऊपर जाएगा तो वो आपका प्रॉफिट है, नीचे जाएगा पर आपको लेना पड़ेगा। सो बेसिकली समझे आप, जो भी प्रॉब्लम है वो डीलर मरेगा या मिडिल मैन मरेगा, जो डीलर है। टाटा स्टील को इतना फर्क नहीं पड़ा, टाटा स्टील का अगर 50 रुपए का स्टॉक है, भले ही 45 भी हो गया, तो भी उसको 50 में बेचेगा वो ट्रेडर का हेडेक। प्रोडक्शन कंपनी के कंपनी ऑल टाइम इंसेंटिवाइज्ड है कि वो बनाते रहे, या जो होते हैं मार्केट रेट के हिसाब से। उल्टा अगर आपको ये दिखने लग जाए कि प्रोडक्शन कट हो रहा है, लाइक होता है ना, तो उसका इतना ही समझिए कि बहुत सारे डीलर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट पे डिफॉल्ट कर रहे हैं या बोल रहे हैं हमको माल नहीं चाहिए, तो आप रखिए अपना माल, हमको नहीं चाहिए। सो यही सब कुछ है जो मैं आपको डेटा भी यहाँ दिखा रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री का डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का। यहाँ पे जो मंथली लाइक रजिस्ट्रेशन हो रहा है वाई इम्पोर्ट का, इम्पोर्ट भी बढ़ते जा रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि ट्रेडर्स जो होते हैं, जैसे कंपनीज के साथ का टाइप होता है, वैसे बाहर में जो इंपोर्ट करते हैं ना, उनका भी टाइप होता है। उनको भी पता है कि बाहर से इतना इंपोर्ट होने वाला है, चाइना से माल आएगा या वियतनाम से माल आएगा, तो उनका भी एक रेट फिक्स रहता है। तो हर ट्रेडर, हर डीलर का अलग अलग सिस्टम रहता है कि उसको दिन का 5 कॉइल उठाना है। 5 कॉइल मतलब समझ लीजिए 2 करोड़ का माल उठाना है, प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, ना इंपोर्टर को फर्क पड़ता है, ना टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोई डोमेस्टिक प्लेयर को फर्क पड़ता है। आपको माल उठाना है, प्रॉफिट लॉस वो आपका हेडेक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं डेटा वाइज में भी, लाइक जो ग्रोथ बहुत ज्यादा स्टीप होने लगे अप्रैल, मई और जून में। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना में भी ये टाइम पे ज्यादा लाइक इंपोर्ट होता है, लाइक वो ज्यादा भेजते हैं। कौन से कंट्रीज से ज्यादा आ रहे हैं? इंडोनेशिया, चाइना, कोरिया, जापान। स्क्रैप को हटा दीजिए कि स्क्रैप इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील वाला, वेस्ट हो जाता है एक तरीके से, उसको छोड़ के अगर आप देखिए सब कुछ मोस्टली चाइना से आ रहा है। और जो इंडोनेशिया से आ रहा है वो भी आप मान के चलिए वो चाइना से ही आ रहा है, क्योंकि सेटअप पूरा चाइनीज लोग का ही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा वो यहाँ पे है, यस, सिर्फ स्टील में ना रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, जनरल इंजीनियरिंग गुड्स भी आ रहा है। उसका मतलब क्या है, जो वैल्यू एडेड आइटम्स है, जैसे हो गया आपका पट्टी, हो गया स्टील का जो कटआउट्स होता है, जो कॉइल आता है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा कि जो कॉइल आता है स्टील का, तो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। बट जबकि जो ये रहा, इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, बट जबकि जो स्टील का फ्लैट्स आता है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग गुड्स। जो बेसिकली क्या होता है कि एक वैल्यू ऐड होके आ रहा है, पाइप्स हो गया, फिटिंग्स हो गया, ये सब चीज क्या होता है, वैल्यू ऐड हो रहा है इसमें। ये ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल आ रहा है, ये वैल्यू एडेड हो गया, तो वो भी बढ़ने लग गया। 300 मिलियन मेट्रिक टन का वैल्यूएशन में चला गया, सॉरी मिलियन डॉलर वैल्यूएशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, 754 मिलियन का वैल्यू का। देखिए ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, 754 मिलियन बहुत नहीं होता है, पर इंडिया के पास ऑलरेडी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसका, जो कि काफी हर्ट होगा इस चीज से। दूसरा चीज क्या है, आप इसको रोक भी नहीं सकते। उसका रीजन क्या है, ये वियतनाम से फनल होके नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट चाइना से आ रहा है। और बहुत सारा जगह क्या हो रहा है कि वो माल आ रहा है और यूज भी हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है, कंपटीशन आ रहा है। अब बीच में क्या हो गया था, इंडिया चाइना के गुड्स पे टैरिफ लगा दिया था, बाद में वो टैरिफ एक्सपायर कर गया, टैरिफ रिन्यू अभी तक नहीं हुआ है। तो जितने भी स्टील प्लेयर्स हैं वो लोग क्या किए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को बोले कि वापस से आप टैरिफ लगाइए, कि देखिए अनप्रेसिडेंटेड इंपोर्ट्स हो रहा है। कोरिया, जापान भी देखिए तो 200 मिलियन, पर चाइना 750 हो गया। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे देखिए कि जो चीज इंपोर्ट हो रहा है, क्या वो इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है, उसका परसेंटेज देखिए। 57% चीज जो इंपोर्ट हो रहा है वो ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, ऐसा बात नहीं इंडिया में मिल नहीं सकता आपको, इंडिया में अवेलेबल है, पर वो वहां पे आने से क्या हो रहा है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा फॉल कर जा रहा है। अब इससे क्या हो जा रहा है ना, कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है। इंडिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ये सरकारी सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करती है, तो काइंड ऑफ सरकार को बेनिफिट मिल रहा है इस चीज से कि चाइना से सस्ता माल आ रहा है। उससे क्या हो रहा है, पूरा इंडस्ट्री कूल डाउन हो जा रहा है, तो कम रुपया में उनको उनका प्रोक्योरमेंट हो पा रहा है, तो नेट गेन हो रहा है। देखिए हर चीज में कोई विनर होता है, कोई लूजर होता है। इसमें विनर जो है इंजीनियरिंग फर्म्स है जो बना रही है, आईओसीएल का काम कर रही है, बीपीसीएल का काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, ये सेगमेंट। बोलिए धन्यवाद भैया। तो इसमें क्या ट्रेडर लोग जो हैं उनके पास मेन इंसेंटिव आता होगा कि बाहर से इंपोर्ट करके सस्ते में फिर हम आगे बेचते हैं। यस, सो बेसिकली क्या होता है, ट्रेडर लोग के पास पूरा इंसेंटिव है कि वो लोग बाहर से लेके आए, यहाँ से नहीं, लोकल नहीं, प्राइस को मार के रखे। क्योंकि प्राइस को मारने से क्या होगा, उनको इंडिया का डोमेस्टिक प्राइस भी बाद में अच्छा मिलेगा, 6 महीना बाद तो वो भी काटेंगे ही। समझ गए। तो मतलब जितना उनको लेने की जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उतना ले लेंगे, बचा हुआ इंपोर्ट कर लो, प्राइसेस कम होगा तो फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हो सकता है, क्योंकि उनको तो अपना बेचना ही अल्टीमेटली उनका ज्यादा बिक नहीं रहा, उनको दिख रहा है कि डिमांड ज्यादा है। और चीज जो इम्पोर्टेंट, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है स्टील इंडस्ट्री के बारे में। स्टील इंडस्ट्री का चाइना के साथ में बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशंस रहा है, बहुत ही लॉन्ग टर्म। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज। तो हमें कहा था कि स्टील इंडस्ट्री जो इंडिया का है उसका ना बहुत लॉन्ग टर्म लिंक्स बन गया चाइना के साथ। ये जो 20-25 साल हुआ है उसमें क्या हो गया ना, बहुत सारे ट्रेडर्स का ना एकदम जबरदस्त कनेक्शन बन गया चाइना। और आज चाइना को अपना स्टील बेचना है, क्योंकि चाइना को कभी बेचना नहीं होता था स्टील, उल्टा चाइना हमसे वापस एक्सपोर्ट करवाता था हमारे यहाँ से स्टील कॉइल्स। तो अब अगर वहां से वापस आ रहा है ना, तो उसके लिए भी तो ट्रेडर्स वही है, ट्रेडर्स तो सेम है, उनका कनेक्शन बहुत तगड़ा हो गया। उससे क्या हो गया ना, वो जो इंपोर्ट वाला जो फैसिलिटी है, तो बोलेंगे ना कि कितना इजीली काम हो रहा है, वो और भी ज्यादा फास्ट हो गया। 25 साल के लिंक्स बन गए उसमें, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। बोले ना बात म्यूट पे। नहीं ठीक है, आपकी बात सही है इसके अंदर। और अब सेंस भी बन रही है कि हाँ ठीक है, मेनली जो मिडिल मैन है वो मार्केट तोड़ रहा है एक तरीके से। यस, कि हाँ ठीक है, चलिए। और क्या आप एक दो नंबर को सिखाने वाले थे तो कंटिन्यू यस। नंबर तो बेसिकली बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स थे। और जैसे यहाँ पे अगर एक और लास्ट नंबर मैं आपको दिखा दूँ, स्क्रैप का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। उससे क्या होगा ना, एक अलग टाइप का इंडस्ट्री बनेगा जो कि विदाउट प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, वो सीधा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होगा। तो विच इज वेरी गुड थिंग। स्क्रैप से क्या होता है ना, आर्बिट्राज ज्यादा होता है, तो इंडियंस को ज्यादा फायदा होता है जो भी स्क्रैप को प्रोसेस करता है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, जो डेटा से हम लोग को पता चल रहा है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को ऐसा लगा कि होगा ना, जो देखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो इम्पोर्ट होके माल आ रहा है ना, उसका क्वालिटी भी बेटर है। क्या रीजंस हैं कि होता है ना, लाइक कि लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं माल को, ये सब चीजें ना जो सरकार अब सर्वेस कराती है ना, उससे एक बहुत अच्छा चीज पता चलता है ना कि मार्केट सेंटिमेंट कहाँ है। इससे क्या होगा, अब जो डेवलपर्स हैं इंडिया में, जो स्टील मैन्युफैक्चरर, उनका भी क्वालिटी अच्छा है, ऐसा नहीं, नो डाउट खराब है। मेरा पॉइंट क्या है ना, उन पे भी अब प्रेशर रहेगा कि वो भी अपना इक्विपमेंट को बेटर करे, अपना प्रोसेसेस को बेटर करे, और ज्यादा उसका क्वालिटी पे फोकस करे, क्योंकि अब क्वालिटी पे भी कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे ना एक और चीज, कोई क्वेश्चन अगर धनबाद भाई साहब के पास है तो पूछ लें। क्या मैं ना थोड़े से स्टॉक्स और किस तरफ में मैं बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं इंडस्ट्री को लेकर। क्वेश्चन तो खास नहीं है, बस एक नॉर्मल एक नुआंस वाली चीज बोलना चाहूंगा, जो आप स्क्रैप वाली चीज बोलते हैं। जी, स्क्रैप वाली चीज एक एविडेंट हमारे पास शहर है, बहुत अमेजिंग का शहर लगता है मेरे को, क्योंकि वहाँ के लिट्टी चौके यार शेफ्स किस। तो हम जमशेदपुर की बात करना चाहेंगे। जमशेदपुर की आधी इकोनॉमी टाटा स्टील के स्क्रैप्स के ऊपर चलती है आज की डेट में। टाटा स्टील बड़ा इतना हो गया, उनका मेन प्लांट वहाँ पे, उनकी स्क्रैप्स की ऑक्शनिंग होती है, मल्टीपल ट्रेडर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्क्रैप्स को फिर आगे प्रोसेस करके उनसे फिर वैल्यू ऐड करके अलग चीज़ बनाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टील है, भला करके कुछ और बना लो। और स्क्रैप सबसे बड़ा जो वेस्टेज होता है ना कोई भी जगह में, वो जो स्क्रैप का नहीं बिकने से होता है। उससे क्या हो रहा है कि अगर आप 100 रुपए का एक चीज लेके आए, आपको तो 90 रुपया का यूज आया, 10 रुपया स्क्रैप में वेस्ट हो गया आपके। अगर आपको 10 रुपया का 5 रुपया भी मिले ना, तो आपके लिए एडेड एडवांटेज। आपको तो जीरो मिल रहा था पहले, अगर आप कुछ नहीं करोगे उसका, आपको वो यूज केस है नहीं उससे। उससे क्या हो रहा है, आपके भी कैश फ्लो 5 रुपया एक्स्ट्रा आया, उससे आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी हेल्प होता है। तो स्क्रैप इज एसेंशियल पार्ट लाइक इन बिजनेस में। और क्वालिटी ऑफ स्क्रैप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाहर की कंट्रीज के अंदर स्क्रैप प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्क्रैप हमारे पास अच्छा होगा। जमशेदपुर इज अ गुड एग्जांपल, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली टाटा वो स्क्रैप को ऑप्शन करता है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ स्क्रैप भी अच्छा है। जहाँ जहाँ पे डायरेक्टली ये मैन्युफैक्चर करता है वहाँ पे तो क्वालिटी ऑफ स्क्रैप अच्छा रहता है, क्योंकि लोग मॉनिटर कर लेते हैं, इन लोगों को पता है इनको रेट अच्छा मिलेगा, तो इनके पास इंसेंटिव है। बट जो ये नॉर्मल छोटे छोटे मैन्युफैक्चर एमएसएमई मैन्युफैक्चर, उनका जो स्क्रैप है वो इंडिया बेस्ट कर रही है वैसे एक तरीके से, और वो एक बहुत कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है पूरे मार्केट के अंदर। वो भी एक नुआंस चीज मैं बस ऐड कर रहा था पूरी कन्वर्सेशन के अंदर। सर कंटिन्यू, अब स्टॉक बुक और पैसे वैसे की बातें करते हैं, मेरे को पता है यही देखने के लिए आते हैं ना तुम सब लोग, तो देख लेते हैं। सो बेसिकली क्या है कि फटाफट चाहते हैं स्टॉक्स के ओवर में। सो बेसिकली आप जैसे देख सकते हैं सारे जो प्राइजेस हैं, जो भी स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब अभी थोड़े डाउन चल रहे हैं। क्या आपको लेना चाहिए? अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सभी हम आपको ध्यान से देख रहे हैं और आप भी हमें देखते रहिए, हमको एडवाइस नहीं दे रहे हैं। एट
डिसेंट प्राइसेस पे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म 5 साल होल्ड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इसको। पर जो अपॉर्चुनिटी है, वो आपको मिलेगा इंजीनियरिंग कंपनीज़ में। इंजीनियरिंग कंपनीज़ कैसे होते हैं? ऐसे आज़ाद इंजीनियर्स हो गए, जैसे स्किपर हो गया आपका। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग वैल्यू ऐड करते हैं। तो जैसे स्टील का प्राइसेस कम हो रहा है, तो उसके स्टील के डीलर को प्रॉब्लम हो रहा है। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग स्टील के डीलर से स्टील को खरीदेंगे, फिर उसको भट्टी में डाल के उसका शेप्स बनाएँगे, वो जीआई फ्लैट बनाएँगे, वैल्यू ऐड करेंगे। तो इनके लिए बेनिफिट है। कि इनका मार्जिन तो उतना ही है, इनका तो कॉस्ट वही है। रॉ मटेरियल अगर कॉस्ट कम हो जाता है इनका, तो इनकी तो बॉटम लाइन में हेल्प ही करता है ना। तो इंजीनियरिंग में अगर आप ढूंढ सके तो विनर्स ढूंढिए आप। कुछ विनर्स मेरे हिसाब से, अगर आप अगेन एडवाइस नहीं है ये, कुछ मेरे हिसाब से अगर आप विनर्स देखेंगे तो ये एक एसएमई स्टॉक है, ये सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली। कॉन्स्टेलक इंजीनियर्स है, मेजर काम करते हैं, स्टील सेक्टर में है, काफ़ी बढ़िया काम करते हैं ये लोग। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो स्टील एसएमई स्टॉक्स जो है, ये सब में थोड़ा सा रिस्क रहता है। ऑब्वियसली अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप देख के करिएगा। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगा कि होता ना, कि आज़ाद इंजीनियर्स को छोड़ के बहुत सारे और भी प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री में जिसको आप फोकस कर सकते हैं। पर स्किपर भी एक मेजर प्लेयर है, पर स्किपर ऑब्वियसली बहुत रनअप कर चुका है। पर अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको और स्कोप दिख रहा है, क्योंकि वो एक लार्ज कैप कंपनी बनता जा रहा है धीरे धीरे। लाइक अभी तक ऑब्वियसली नहीं बना है लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप जोन में है वो, स्मॉल टू मिड कैप के जोन में। पर मेरे हिसाब से स्किपर का जो खुद का सेटअप है, वो इतना तगड़ा है ना, कि वो अगर एक और सेटअप ऐसा बना लेता है, थोड़ा एक्सपैंड करता है, तो वो यहाँ से अगर डबल हो जाता है मार्केट कैप में, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। पर दैट इज अगेन मी। और इंजीनियरिंग स्पेस में आप देखिए, यहाँ पे क्लियर विनर्स मेरे को भी यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। तो अगर आप इस स्पेस में देखेंगे तो आपको मोस्टली मिलना चाहिए कोई विनर्स है। तो वही, धन्यवाद भाई साहब, बताइए आपके हिसाब से क्या है, और उसके वीडियो को समाप्त करेंगे। दूसरी तो चीज हमने पहले टच करी है, बट मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग कंपनीज के पास एक दूसरी तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडिया में है, इंडिया स्पेसिफिक है। वो जो इंजीनियरिंग कंपनी सरकार को डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट करवाती है, यस, स्पेशलाइज चीजों ये चीज, ये चीज तो डायरेक्टली इंफ्रा देखिए। बिल्ड करती है। सरकार इंफ्रा बिल्ड कर ही रही है, उनको जरूरत है रोज डेली बेसिस पे, और वो लोग खुद से बनाने नहीं वाले, वो लोग डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं स्पेशलाइज चीजों। तो काफी सारे प्लेयर्स सामने रहते हैं, आप वहाँ पे भी दे सकते हो, वो सब सेगमेंट्स भी अच्छे हैं। डायरेक्ट एक किसी स्टॉक की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम नहीं करना चाहते हैं, हम स्पेकुलेटिव नहीं करने हैं। मार्केट देखो बहुत प्यारी अच्छी चीज है, आप देखोगे आपको चार्जेस समझ आएंगे, आपको बिजनेस समझ आएगा, पूरा आइडिया वही था। तो अपने हिसाब से देखो और चिल मारो लाइफ में, और चिक्स खाओ।